अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर के लिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो रेलेवेंट है 24 मई से लेकर 27 मई तक के लिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड यूनिट्स हैं, यूनिट 28 से लेकर यूनिट 30 तक, यूनिट 28, 29 और 30। इसके अंदर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड। So this is going to be a lecture relevant for BS second semester Punjab University students for the course Academic Reading and Writing, the code of which is ENG 112. So let's start. यूनिट 28 इज रेलेवेंट टू द कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो टर्म है विल बी डूइंग, ये किन किन सिचुएशंस में किस तरीके से इस्तेमाल होती है। So if you look at the part A of unit 28, इसके अंदर इंट्रोडक्शन में एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है रेचल और एंड्रयू के बीच में। So Rachel and Andrew can be seen in the picture. It would be a good idea if your book is open in front of you. क्योंकि यहाँ मैंने पूरी conversation नहीं लिखी है. I will be reading from the book as well. So it's better to pay attention to your book. Rachel is asking Andrew, would you like to come to our party tomorrow, Andrew? एंड्रयू थोड़ा सा रिलक्टेंट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर एक्सप्रेशन आप देख रहे होंगे यहाँ ER लिखा हुआ है। ER का मतलब कि थोड़ा सा स्पीच पॉज है ये। तो नॉर्मली जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, यानी कि वो स्पीकर्स जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वो का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, तो उसी तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहते हैं थैंक्स फॉर द इन्विटेशन बट आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ वर्क एट द मोमेंट, आई विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। अब इसके अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर I'll be working all day tomorrow जो है ये mentioned है। Rachel says you won't be working on Saturday evening surely. Come on Andrew, take a break. We'll be starting at about 10 o'clock. अब रेचल जो है वो उसमें थोड़ा सा कन्विंस कर रही है एंड्रयू को कि उसको पार्टी में आना चाहिए। एंड्रयू उसे बता रहा है कि कल सारा दिन उसने क्या करना है। I'll be working, इसका मतलब कि कंटिन्यूटी के साथ ये उसका काम चलता रहेगा और उसका काम सुबह से लेकर शाम तक जो है चलता रहेगा। नॉर्मली पार्टीज जो हैं इन द फॉरेन कल्चर, पार्टीज में बी लेट नाइट या फिर जो है वो नॉर्मली कई बार अर्ली इवनिंग में शुरू हो जाती हैं, कोई तकरीबन 3-4 बजे। Rachel says you won't be working on Saturday evening surely. तो अब चूंकि वीकेंड है तो रेचल कह रही है कि पूरी सैटरडे इवनिंग पे तो काम नहीं करते रहोगे। अब करते रहोगे यानी कि काम कंटिन्यूटी के साथ चलेगा और उसने कहा शाम को तो ये काम नहीं करते रहोगे। Come on Andrew, take a break. We'll be starting at about 10 o'clock. हम 10 बजे शुरुआत करेंगे। अब 10 बजे से लेके आगे उसने टाइम लिमिट नहीं बताई है। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी से पार्टी जो है वो 10 बजे से होना स्टार्ट हो जाएगी। We can use will be plus an ing form. Now all of you know that for the continuous tense, ing is always used with the first form of the verb. If you are talking about the past continuous tense or even if you are talking about the present continuous tense, still you use an ing with the first form of the verb for all continuous tenses. We can use will be plus an ing form, the future continuous, to talk about future actions. तो आपका future जो continuous tense है वो बनता है will be और उसके साथ ing form जो कि हम verb की first form में use करते हैं। There are two different uses. अब दो मुख्तलिफ इसके जो हैं वो uses हैं। So let's look at the uses. Part B, will be for continuous actions. We use the future continuous for an action over a period of time. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब ये टर्म पे आपने फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि कुछ देर तक कोई काम जो है वो चलेगा और फ्यूचर में चलेगा। फ्यूचर में चलेगा तो हम विल भी कर देंगे और वो थोड़े अरसे के लिए चलेगा।
एक फ्यूचर से दूसरे यानी कि क्लोज फ्यूचर से वो डिस्टेंट फ्यूचर में जो है वो जाके ख़त्म होगा, लेकिन कुछ देर जो है वो चलेगा। इस वजह से हम इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम टर्म यूज़ कर रहे हैं। It means that at some time in the future we will be in the middle of an action. कई बार हम जब middle of the action के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम ये continuous tense, future continuous tense हम use करते हैं। For example, यहाँ पहले हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, इट एंड्रयू कैन गो टू द पार्टी, ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो। ठीक है, तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंड्रयू जो है वो पार्टी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, यानी कि कल का दिन कुछ अरसा जो है वो काम चलेगा, यानी कि नियर फ्यूचर सुबह के टाइम से लेकर डिस्टेंट फ्यूचर शाम के टाइम, और दोनों कल के दिन के रेफरेंस से बात हो रही है तो वो काम चलता रहेगा। I'll be out at 3 o'clock, I'll be playing golf। ठीक है, I'll be out at 3 o'clock, I'll be playing golf। अब उसके अंदर उसने फ्यूचर के हवाले से बताया कि कुछ देर जो है वो गोल्फ खेलता रहेगा। When the men leave the building, the police will be waiting for them। जब वो आदमी बिल्डिंग से निकलेंगे तब पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी। तो ये एक एक्शन के साथ एक तो दूसरा एक्शन लिंक्ड है। इफ यू पे अटेंशन टू योर बुक, तो पार्ट बी में जो थर्ड एग्जाम्पल दिया है मैं वो पढ़ी हूँ, आपकी स्क्रीन पर मौजूद नहीं है लेकिन आपकी बुक में है। When the men leave the building, the police will be waiting for them। तो जैसे ही वो आदमी बिल्डिंग से निकलेंगे तो पुलिस उनका इंतजार कर रही होगी। अब पुलिस का इंतजार काफी देर से चल रहा होगा। बेसिकली वो उनका इंतजार एक खास टाइम से लेकर करना शुरू होगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो जिनका इंतजार कर रही है वो किस टाइम पर बिल्डिंग से निकलेंगे। ऑफ कोर्स जब वो निकलेंगे तो वो इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा, वो एक्शन होना बंद हो जाएगा, लेकिन तब तक वो एक्शन चलता रहेगा जब तक जो है वो आदमी बिल्डिंग से बाहर नहीं आ जाएंगे। What will we be doing in 10 years time, I wonder। 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, मैं अक्सर सोचता हूँ या सोचती हूँ। क्या कर रहे होंगे यानी कि अगर 10 साल बाद तक जिंदा रहे तो फिर क्या काम चल रहा होगा, तब भी कॉन्टिन्यूटी से हम कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। अब कोई काम करने का मतलब जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिस्कस किया था कि सिर्फ फिजिकल एक्शन उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि कोई काम बैकग्राउंड में भी चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है हम कर रहे हों, किसी जगह पर जॉब कर रहे हों, कोई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, एनी एक्टिविटी। तो विल बी डूइंग बेसिकली फ्यूचर के रेफरेंस से बात हो रही होगी कि चाहे हम फिजिकल एक्शन कर रहे हो या बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा हो, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ फ्यूचर में चलेगा। कंपेयर विल डू एंड विल बी डूइंग इन दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो है वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो इनको कंपेयर करना है। पास्ट में कहा दिस टाइम लास्ट वीक वी वर सिटिंग ऑन द बीच। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर लिया और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर कंपैरिजन करें। दिस टाइम लास्ट वीक वी वर सिटिंग ऑन द बीच, पिछले हफ्ते इसी वक्त पे। लेट से कि ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं 4 बजे का वक्त है और ये बीच पर बेंच पर बैठे हुए हैं या बीच पर ही बैठे हुए हैं। तो वो याद कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते ठीक इसी वक्त यानी कि 4 बजे हम बीच पर बैठे हुए थे। अब इसके अंदर जो बेसिकली सेंस चेंज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब की वजह से चेंज हुआ है। वर्ब से हमें पता चला कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। एट द मोमेंट वी आर सिटिंग ऑन द बीच। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम रेफरेंस के दो हिंट्स हैं। एक तो एट द मोमेंट है। एट द मोमेंट यानी कि इसी लम्हे। जब हम एट द मोमेंट यूज करते हैं इसका मतलब हम प्रेजेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और ये एक बहुत स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस है। जब इस तरह के फ्रेजेस आते हैं, टाइम फ्रेजेस आते हैं, तो किसी किस्म का कोई शक नहीं रह जाता कि ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वी आर सिटिंग ऑन द बीच, वी आर सिटिंग ऑन द बीच। नाउ आर मेक्स इट क्लियर टू अस कि हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, यानी कि इसके अंदर डबल जो है आपके लिए हिंट्स हो जाएंगे। एक तो एट द मोमेंट हो जाएगा, अगर लेट से एट द मोमेंट ना होता, यहाँ पर खाली होता वी आर सिटिंग ऑन द बीच, तब भी ठीक था। इसमें आप देखें कि आर की वजह से जो है हमें पता चल गया कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट के या फ्यूचर के। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वील बी सिटिंग ऑन द बीच, यहाँ पर भी दो हिंट्स हैं आपके लिए।
अब आप देखें हर सेंटेंस में दो दो हिंट्स हैं। पास्ट में लास्ट वीक और वर, फिर प्रेजेंट के लिए एट द मोमेंट और आर, फ्यूचर के लिए है नेक्स्ट वीक यानी कि आगे आने वाला हफ्ता, और उसके बाद वी विल का शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन विल बी। तो वील बी सिटिंग ऑन द बीच। अब आप तीनों देखें कि तीनों कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आईएनजी यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। ज्यादातर आपको चेंज नजर आता है हेल्पिंग वर्ब में और उसके अंदर टाइम रेफरेंस। अब टाइम रेफरेंस ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि अगर आप पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस में स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो आप हर सेंटेंस के साथ इस तरह का टाइम रेफरेंस दें। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए वहां मौजूद होता है ताकि वहां से जो आप बात करना चाह रहे हैं कि ये पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो वो बात क्लियर हो जाए। हाँ, कई जगहों पर टाइम का रेफरेंस स्पेसिफिकली देना बहुत जरूरी होता है, तो वहां पर आप ऐसे फ्रेजेस यूज कर लेते हैं। Now we will compare will do and will be doing in these sentences. The band will play when the president enters. The band will be playing when the president enters. यहाँ पर आप देखें कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में ही नज़र आ रहा है, और जो आईएनजी का एडिशन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, लेकिन इससे दोनों सेंटेंसेस की सेंस बदल गई है। पहले सेंटेंस में वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट एंटर होंगे एक एक्शन होगा तो उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू होगा, और वो क्या है कि बैंड प्ले करना शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो आपको ये कह रहे हैं कि पहले से बैंड जो है वो प्ले करना शुरू हो चुका होगा और फिर प्रेसिडेंट की एंट्री होगी, यानी कि प्रेसिडेंट की एंट्री जब तक होगी उससे पहले ही बैंड जो है वो प्ले करना शुरू हो चुका होगा। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर नोट करें कि सिर्फ बी और आईएनजी की एडिशन से जो है वो सेंटेंस की सेंस बदल गई है। सो आपने जब अपनी कोई पैराग्राफ राइटिंग वगैरह भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और अगर आप उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कैसे अगर आपने ये बताना है कि एक एक्शन शुरू होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होगा तो फिर आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे यानी कि न्यूट्रल फ्यूचर विल के साथ। और अगर आपने ये बताना है कि एक एक्शन पहले शुरू होगा और दूसरा एक्शन बाद में शुरू, मतलब एक एक्शन पहले शुरू हो चुका होगा, ठीक है, और दूसरा एक्शन उससे कनेक्टेड नहीं है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपने यूज करना है। आपका अगर मकसद ये है इसको यूज करने का तो फिर आप सेकंड सेंटेंस के जैसे जो है वो सेंटेंसेस लिखेंगे। विल बी डूइंग फॉर सिंगल एक्शंस। We also use will be plus an ing form for an action which will happen in the course of events because it is part of a plan or part of a schedule of future events. तो आप will be और ing form आप यूज करते हैं ऐसे एक्शन के लिए जो कि किसी शेड्यूल का या फिर एक प्लानिंग का एक हिस्सा हो, और जो कि है जब शेड्यूल शुरू हो या कोई कोर्स ऑफ इवेंट शुरू हो तो उसमें से होने वाला ये कोई एक एक्शन हो। The party will be starting at 10 o'clock. Part of the evening's events. तो इवनिंग के लिए लेट से आपने कोई बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है और उसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वो काम होने हैं, तो उनमें से एक जो है वो पार्टी का स्टार्ट होना भी है। तो पार्टी विल बी स्टार्टिंग एट 10 o'clock। दूसरा इसका सेंस ये भी बनता है कि 10 बजे पार्टी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसका एंडिंग टाइम नहीं लिखा, यानी कि पार्टी जो है वो मुसलसल जारी रहेगी जब तक वो टाइम पर ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन चूंकि ये फ्यूचर का इवेंट है उसमें उसके ख़त्म होने का टाइम कंफर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने उसको मेंशन नहीं किया और ना ही जो है ना वो ये हो सकता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। द शिप विल बी सेलिंग सून पार्ट ऑफ आवर जर्नी। अब एक सफ़र अगर आप शुरू करते हैं और सफ़र लंबा है या कुछ दिनों पर बेस्ड है तो वो एक ख़ास दिन पर वो सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा और एंडिंग भी हो सकता है आपको पता हो। लेट से आपने कोई टूर आपने प्लान किया है तो लेट से आप कहते हैं कि जी इस वीकेंड से लेकर नेक्स्ट वीकेंड तक ये जर्नी जो है ये जारी रहेगा, और इसके अंदर जो जर्नी है अगर आप जो है ज़मीनी रास्ते से जा रहे हैं या हवाई रास्ते से जा रहे हैं या समंदर के रास्ते से जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप बताएंगे कि द शिप जो है इट विल बी सेलिंग सून।
ठीक है। तो अब इसके कहने का मतलब क्या है कि सफ़र के डिफरेंट इवेंट्स में से एक इवेंट की शुरुआत जो है वो जल्द ही हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द कोर्स ऑफ इवेंट्स। अब सफ़र के दौरान नॉर्मली ये जो शिप के जो है वो सफ़र होते हैं, या जिसे हम क्रूज भी कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, तो क्रूज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रुकती जाती है जहाँ जहाँ से वो गुजरती जाती है। मोर देन वन फॉर्म इज ऑफन पॉसिबल। विल, अब विल जो है वो यूनिट 23 में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूनिट 26 का ए पार्ट ऑफन हैव अ वेरी सिमिलर मीनिंग। तो विल के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि विल जो है वो न्यूट्रल फ्यूचर को डिनोट करता है। जब आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है फ्यूचर के हवाले से, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का और इरादा या इंटेंशन जाहिर नहीं करना होता, तो फिर आप विल यूज़ करते हैं। और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है आर या इज आप यूज करते हैं विद ing इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर एम यूज करते हैं आई के साथ। सो और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑफन हैव अ वेरी सिमिलर मीनिंग। बेसिकली जब आपने टेंसेस यूज करने होते हैं तो आपने सिचुएशन के एनालिसिस के साथ साथ अपना मकसद भी देखना होता है कि आपका मकसद क्या है, आप बात क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। क्या आप प्रेजेंट के अंदर एक कॉन्टिन्यूस एक्शन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एक्शन था जो कि पास्ट में कंटिन्यूटी के साथ चलता रहा, या फिर फ्यूचर के अंदर हुआ और न्यूट्रल तरीके से उसे रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि इनके मीनिंग्स अक्सर औकात मिलते जुलते हैं, यानी कि इनका यूजेज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। द विजिटर्स विल बी अराइविंग, विल अराइव और आर अराइविंग लेटर। अब इसके अंदर आप देखें कि विल अराइव या आर अराइविंग, ये सब के सब जो है आप कहेंगे कि आर अराइविंग यहाँ कैसे हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ कहूंगी कि टाइम का रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है लेटर। लेटर इज द बिगेस्ट हिंट हियर। अगर यहाँ पर लेटर ना होता तो फिर यहाँ हम आर अराइविंग यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि फिर सेंटेंस बन जाता द विजिटर्स आर अराइविंग, और ये प्योरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता प्रेजेंट के टाइम को डिनोट करने के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर लेटर यूज हुआ है, लेटर हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम का रेफरेंस है, दैट मेक्स इट क्लियर दैट वी आर यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द फ्यूचर मीनिंग। आई रिपीट माई सेल्फ कि यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे? जब हम टाइम का कुछ हिंट देंगे, कुछ रेफरेंस देंगे। यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है लेटर, इससे जो है बहुत बड़ा हिंट और क्लू हमें मिलता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, लेकिन टेंस हम बेशक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं। So the visitors will be arriving later. The visitors will arrive later. The visitors are arriving later. We often use the future continuous for something that will happen as part of a routine. अब रूटीन के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस अक्सर हम यूज़ करते हैं रूटीन की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए जो कि एक रूटीन के साथ जारी रहती हैं। तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटी के लिए जो कि फ्यूचर में रूटीन के साथ जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, I'll call in and see you tomorrow afternoon. I'll call in का मतलब कि मैं कल विजिट करूंगा। कॉल इन जो है ये मुहावरतन यूज होता है, इसका मतलब है किसी को विजिट करना, किसी के घर का चक्कर लगाना। I'll call in and see you tomorrow afternoon. I'll be passing your house. मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजरूंगा। It's on my way home from work. Trevor and Laura will be cleaning the house tomorrow. They always do it on संडे। अब यहाँ आप देखें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, ठीक है। आप कह सकते हैं सिंपली कि ये तो एक्टिविटीज की कॉन्टिन्यूटी की तरफ इशारा कर रहा है फ्यूचर के रेफरेंस से। लेकिन जहाँ जो सबसे लास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है दे ऑलवेज डू इट ऑन संडे, अब ऑलवेज इज द बिगेस्ट हिंट। जब कोई काम आप हमेशा का लफ्ज यूज कर लेते हैं, इसका मतलब कि ये रूटीन का एक काम है। तो यहाँ जो उससे पहले का सेंटेंस है ट्रेवर एंड लॉरा विल बी क्लीनिंग द हाउस
tomorrow, they always do it on Sunday. तो हमेशा जब आप टेंसेस को यूज़ करते हैं या फिर आप पेपर में अपने टेंसेस की कोई एक्सरसाइज करें तो कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखें, यानी कि उससे आगे या उससे पहले या उससे बाद में आने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको हमेशा पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि सिचुएशन किस तरफ इशारा कर रही है। तो हमेशा आपको ये हिंट्स जो हैं इन आसपास के सेंटेंसेस में भी मिल जाते हैं। लेट्स से कि आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आती है और आपको नहीं पता चल रहा कि ये स्टेटमेंट जो है आपसे फ्यूचर का टेंस मांग रही है, प्रेजेंट का मांग रही है, कौन सा मांग रही है, तो उससे आगे या पहले या उसके सेंटेंस के अंदर ही किसी ना किसी तरह का कोई हिंट वर्ड जरूर होता है जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ आपने कौन सा टेंस यूज करना है। अब ऑलवेज आपको इशारा कर रहा है कि फ्यूचर में जो है किसी रूटीन की बात हो रही है, यानी कि ये पास्ट में भी करते रहे, प्रेजेंट में भी करते रहे और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। अब फ्यूचर का रेफरेंस आपको मिला वर्ड टुमारो से और आगे वाला जो सेंटेंस है ऑलवेज डू इट ऑन संडे, तो इससे आपको क्या पता चला कि फ्यूचर के रूटीन के बारे में बात हो रही है। वहां से आपको क्लिक करेगा कि आपने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। We can also use will be plus an ing form to ask about someone's plans. तो आप future continuous tense को use कर सकते हैं किसी के future plans के बारे में पूछने के लिए। For example, will you be going anywhere near a chemist this morning? क्या इस सुबह तुम्हारा कोई प्लान है केमिस्ट के आसपास कहीं चक्कर लगाने का? Yes. Why? Could you get me some aspirin please? Yes, of course. सो क्या तुम मेरे लिए एस्प्रिन लेकर आ सकते हो? एस्प्रिन बेसिकली ये आपकी पैनाडोल या पैरासीटामोल हो जाती है। पैरासीटामोल है आई थिंक, पैनाडोल में नहीं होती एस्प्रिन, पैरासीटामोल में होती है। ओके, सो विल यू बी गोइंग एनीवेयर नियर अ केमिस्ट दिस मॉर्निंग। अब ये फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से उसने सवाल किया तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया। Unit 29 will discuss will have done and was going to. Will have done, अब will have done से आपको हिंट थोड़ा मिल जाएगा कि काम जो है किसी के ख़त्म होने का सवाल या फिर किसी के ख़त्म होने, काम के ख़त्म होने की बात, क्योंकि नॉर्मली हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं टू पॉइंट टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। was going to करने लगी थी या करने लगा था, बिल्कुल करने लगा था। सो लेट्स डिस्कस दीज। In the part A, we see Trevor and Sarah having a conversation. Trevor asks Sarah, "What time will you be home?" Sarah says, "I'll have finished here by 8:30, so I should be home about 9." अब सारा अंदाजा लगा रही है फ्यूचर के रेफरेंस के लिहाज से और वो बता रही है कि मेरा काम जो है वो खत्म हो चुका होगा। We use will have plus past participle, that is the future perfect, for something that will be over in the future. अगर आप याद करें तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हमने क्या डिस्कस की थी, जो कॉमन बात थी कि कोई ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका हो। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो वो काम पास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में जाकर कंप्लीट हो जाएगा। Sarah is thinking of a future time 8:30. At 8:30 she will be able to say, "I have finished." Here are some more examples. I like looking at these pictures but I'll have had enough by lunchtime. अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि have और had इकट्ठे क्यों आता है। So let me explain this to you. हैव जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहा है। हैड जो है वो वर्ब ऑफ पोजेशन है। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि पहला जो हेल्पिंग वर्ब, पहला जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा जो है वो बेसिकली वर्ब ऑफ पोजेशन है। तो आप कई बार जो हैड है या हैव है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, व्हेन यू सिंपली से आई हैव अ पेन इट मीन्स कि एक कलम जो है वो आपकी पोजेशन में है, आपकी मिल्कियत है। तो उसी सेंस में यहाँ पर ये हैड यूज हुआ है।
अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैड यूज हो जाएगा, आई हैड इनफ बाय लंच टाइम। तो वहां पर हैड पहला जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा हैड जो है वो वर्ब ऑफ पोजेशन होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ आए तो यहाँ पर आई विल, आपको पता है सबसे कॉमन हेल्पिंग वर्ब विल है। उसके बाद हैव जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए है और हैड जो है वो पोजेशन के लिए है। I like looking at these pictures, but I'll have had enough by lunchtime. This chess game is going to last ages. They won't have finished it until midnight. Won't is the contraction of will not. They will not have finished it until midnight. अब कोई चेस की गेम अगर आप में से कोई चेस खेलता है और चेस की गेम के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो चेस की गेम में कई बार जो है वो कोई चाल फंस जाती है जिसके अंदर घंटों बैठकर लोग सोचते रहते हैं कि कौन सी चाल जो है वो किस तरीके से चलानी है। तो यहाँ पर लास्ट एजेस का मतलब कि ये तो काफी घंटों तक चलेगी या कुछ दिनों तक भी चलेगी। दिस चेस गेम इज गोइंग टू लास्ट एजेस। सो एजेस का मतलब बेसिकली मुहावरतन होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और अंदाजा आपके अंदाजे से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड इट अंटिल मिडनाइट। तो रात 12 बजे तक जो है भी इस गेम के खत्म होने का चांस नहीं है। We often use the future perfect with expressions of time such as by lunchtime, until midnight, before then, by the time you have to take it back. तो यहाँ पर आपको जो है वो यूज करने पड़ते हैं ये expressions by, until, before, by the time, जिससे आपको जो है वो पता चल जाता है टाइम के बारे में कि टाइम का क्या रेफरेंस दिया गया है। यहाँ और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। आई विल सिंपली रीड देम आउट। Trevor and Laura will have lived here for 4 years until next April। यानी कि ट्रेवर और लॉरा को यहाँ अगले अप्रैल में रहते हुए 4 साल हो चुके होंगे, यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चेस गेम का एग्जाम्पल है, विल यू हैव रेड दिस बुक बाय द टाइम इट्स ड्यू बैक टू द लाइब्रेरी? यस आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय देन। क्या आप जो है इस बुक को ख़त्म कर चुके होंगे जब तक लाइब्रेरी में इसका वापस करने का टाइम आएगा? यस आई विल हैव फिनिश्ड इट बाय देन। ये हाँ जी, मैं तब तक इसको पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँगा। Part B was going to. Now here again Trevor and Sarah are talking to each other. Sarah is saying, you still haven't put those shelves up. You still haven't put those shelves up. वो कह रही है तुमने अभी तक इन shelves को ऊपर नहीं रखा। Oh sorry, I was going to do it yesterday but I couldn't find any screws. अब ट्रेवर कह रहा है कि मैंने ये कल ही कर देना था लेकिन मुझे पेज नहीं मिले। I was going to do it. We can use be going to in the past tense to express an intention in the past. Trevor intended to put the shelves up yesterday. Often the intended action did not happen. In fact, Trevor did not put the shelves up. तो यहाँ पर आप was going to जो है वो यूज करते हैं किसी इंटेंशन के लिए कि आपका कोई काम करने का इंटेंशन था लेकिन ऑब्वियसली वो इंटेंशन ही रहा और उसे आगे आप नहीं कर सके। Here are some more examples. I was going to tidy the flat, but I didn't have time. Daniel wasn't going to spend any money, but he saw a jacket he just had to buy. The girls left early, they were going to catch the 8 o'clock train. So you went to the airport without a ticket. Where were you going to fly to? The woman walked away just as I was going to speak to her. Just as का मतलब कि उसी लम्हे जो थी वो वहां से चली गई। We can also use was going to for a prediction in the past. I knew something was going to go wrong with a plan. जब कोई काम हो जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ जो है वो हो जाना है। तो उसके अंदर कई बार जो है वो ये प्रिडिक्शन के लिए भी आप was going to यूज करते हैं। Would has a similar meaning. I knew something would go wrong with the plan. तो would का भी वही मीनिंग है जो कि was going to का बनता है। In the Unit 30, there is a brief review of the future. We have already discussed a lot
विद रेफरेंस टू द फ्यूचर टेंस, तो इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक रिविजन ही है। और अच्छी बात है कि अगर आप ये आगे का यूनिट जो है ध्यान से देखें, आपकी रिविजन हो जाएगी। So in the A part, Claire is talking to Sarah outside the travel agents. I'm going to New York next week. वो अब अपना प्लान बता रही है कि मैं अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा रही हूँ। यहाँ पर एम गोइंग को देखें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब एम यूज हुआ और कॉन्टिन्यूस आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन नेक्स्ट वीक से हमें पता चला कि ये फ्यूचर प्लान है। आई एम अबाउट टू पिक अप माई टिकट। आई एम अबाउट टू पिक अप यानी कि मैं बस अभी अपना टिकट लेने लगी हूँ। आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग ऑन फिफ्थ एवेन्यू। आई एम गोइंग टू डू, अब नेक्स्ट वीक ने सारी की सारी जो है वो इस कॉन्वर्सेशन की टोन बदल दी है। ठीक है, उसके अंदर उसने हमें सारा हमारे माइंड में सेट कर दिया कि ये फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग ऑन फिफ्थ एवेन्यू यानी कि मेरा ऐसा इरादा है करने का और मैं ऐसा करने लगी हूँ कि मैं फिफ्थ एवेन्यू से शॉपिंग करने लगी हूँ। लेकिन ये बहुत नियर फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि हो सकता है वो फ़ोन पे बात कर रही हो और फ़ोन पे बात करते करते उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए हों। आई नीड सम न्यू क्लोथ्स एंड आई विल बी बाइंग सम क्रिसमस प्रेजेंट्स टू, ये भी उसकी इंटेंशन है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसको वो यूज कर रही है अपनी इंटेंशन के इजहार के लिए भी, और साथ वो बता रही है कि मैं ऐसा फ्यूचर में करने लगी हूँ। और ये एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी ये भी है कि मैं क्रिसमस के प्रेजेंट्स भी खरीदूंगी। I'm only there for 2 days, so it'll be a big rush. So I'm only there for 2 days. अब आगे I am से आप कहेंगे कि ये तो present tense है, लेकिन like again I said before कि next week का reference use हुआ है, इसका मतलब को वो आपको हर चीज़ फ्यूचर के हवाले से बता रही है। तो अगर प्रेजेंट टेंसेस के स्ट्रक्चर्स में से भी कुछ यूज हो रहा है, वो फिर भी फ्यूचर के हवाले से बात कर रही है। आई एम ओनली देयर फॉर 2 days, मैं वहां पर सिर्फ 2 दिन के लिए मौजूद होंगी। सो इट विल बी अ बिग रश, तो काफी जल्दी जल्दी में ये सारे काम जो है वो होंगे। There are many different ways of talking about the future in English, often more than one form is possible. So जिस सेंस में हमने फ्यूचर टेंसेस के बारे में बात करना शुरू की थी, एंड पर हम फिर उसी बात पर आ गए कि मल्टीपल वर्ब फॉर्म्स एंड मल्टीपल टेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का 100% ताल्लुक आपका जो इरादा और आपकी जो प्लानिंग है उसके पक्के होने से होता है। जितना ज़्यादा आप किसी काम के बारे में कंफर्म्ड होते हैं, उसी के हिसाब से जो उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आपकी कोई काम के बारे में, जैसे नियर और डिस्टेंट फ्यूचर है, उसके हवाले से भी जो यूजेज है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद आपकी जो इंटेंशन है उसके हवाले से भी जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बदल जाते हैं। आई विल बी बाइंग सम क्रिसमस प्रेजेंट्स टू, यहाँ पर सिंपल सा जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। आई विल बी बाइंग सम क्रिसमस प्रेजेंट्स टू, आई एम गोइंग टू बाय सम क्रिसमस प्रेजेंट्स टू। तो आई एम गोइंग टू बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये यूज हुआ फ्यूचर के रेफरेंस से, यानी कि ऐसा उसका करने का इंटेंशन है, उसका इरादा है। और जब यहाँ पर आई विल बी बाइंग आप यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो उसने डिफरेंट काम करना शुरू किए हैं, यानी कि उसने कहीं जाने की अपनी तैयारी करना शुरू की है, और उन तैयारियों में से एक तैयारी भी है, जैसे पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया, इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स। तो इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स में से एक इवेंट जो है वो शॉपिंग करना यानी कि क्रिसमस प्रेजेंट्स लेना भी है। B part, talking about the future. How we express future time depends on how we see a future event. ये वही बात है जो मैं आपको अभी कह रही थी कि आप फ्यूचर इवेंट के बारे में किस लिहाज से बात करना चाहते हैं, उसकी 100% कंफर्मेशन से लेकर और बाकी 50-50 वाले प्लान से या उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में। जितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उतना ज़्यादा जो है वो इसको बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ, जब आपका प्लान 100% कंफर्म होता है, तो आप प्योरली फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और प्योरली फ्यूचर टेंस यूज करते हैं।
जितना ज़्यादा आपके प्लान के अंदर जो है वो कंफर्मेशन नहीं होती, यानी कि जितना ज़्यादा वो आपके 100% वाले से दूर होता चला जाता है, आप जितना ज़्यादा कंफर्म नहीं होते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में, उतना ज़्यादा आप जो है वो दूसरे टेंसेस यूज़ करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। Here are some ways of talking about what we think will happen in the future. Neutral future. The sun will rise at 5:40 a.m. tomorrow. Neutral future क्यों है? ये एक सिंपल सा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। आपको पता है 22 जून तक टाइम जो है वो बढ़ता चला जाता है और 22 जून तक सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद दिन घटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डे आवर्स कम हो जाते हैं और नाइट आवर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो सूरज के जो तुलू होना है उसके अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं। द सन विल राइज एट 5:45 a.m. tomorrow. A prediction. Claire strip will be a big rush. Claire strip is going to be a big rush. तो विल बी, अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं न्यूट्रली तो आप विल बी यूज करेंगे, लेकिन अगर क्लेयर की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें देखकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्लेयर स्ट्रिप इज गोइंग टू बी अ बिग रश। अ प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर आप कोई एक्शन होता देख रहे हैं और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, आई एम गोइंग टू बी सिक। लेट्स से कि किसी को खांसी हो रही है, उसके गले में तकलीफ हो रही है और थोड़ा सा उसको स्टफी नोज फील हो रही है, तो वो क्या कहेगा कि आई एम गोइंग टू बी सिक, यानी कि उसको फीलिंग आ रही है कि कुछ गला खराब होने के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। A less certain prediction. सो ये सर्टन का जो लफ्ज है फ्यूचर में बहुत ज्यादा काउंट करता है। जितना ज्यादा आप किसी काम के बारे में फ्यूचर के में सर्टन होते हैं, उतना ज्यादा आप फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, यानी कि विल हो गया और जो है ना विल बी गोइंग टू और इस तरह के आप टर्म्स यूज करते हैं। लेकिन जितना कम आप सर्टन होते हैं उतना ज्यादा जो है वो आप कम यूज करते हैं फ्यूचर टेंसेस। आई थिंक इट विल बी कोल्ड इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर आई थिंक जो है वो थोड़ा सर्टेनिटी को जाहिर कर रहा है कि सर्टेनिटी कम है, उसका ख्याल है, उसने ये नहीं कहा। अगर वेदर प्रिडिक्शन होती तो वो सिंपली कहता है इट विल बी कोल्ड इन न्यूयॉर्क। इसका मतलब क्या है कि वो आपको एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, उसे बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, इसीलिए उसने टर्म यूज किया आई थिंक। आई थिंक इट विल बी कोल्ड इन न्यूयॉर्क। इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी कोल्ड इन न्यूयॉर्क। प्रोबेबली शायद, तो थिंक और प्रोबेबली दोनों अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा करते हैं। The very near future, Claire is about to pick up her ticket. Claire is about to. अब about to का एग्जाम्पल हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जहां पर उसने कहा था I am about to pick up my ticket. So Claire is about to pick up her ticket. So मैंने उस वक्त आपको कहा कि अगर हो सकता है कि क्लेयर फोन पर बात कर रही हो और बात करते करते वो आगे लेट से 5 मिनट बाद जो वो एक्शन करने वाली है, वो उसने वो बताया कि आई एम अबाउट टू पिक अप माई टिकट। सो अबाउट टू का टर्म आप यूज करते हैं जब आप कोई काम करने वाले हों इन द वेरी 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 नियर फ्यूचर। A future action over a period. Claire will be shopping non-stop for 2 days. So over a period 2 दिन तक Claire जो है वो शॉपिंग करती रहेगी, non-stop उसका ये काम चलता रहेगा। Something that will be over in future. The sales will have finished by Saturday. So will have finished ये future perfect tense हो गया, यानी कि Saturday तक जो है। फिर भी आप फ्यूचर के बारे में ये नहीं कह सकते, हाँ सर्टेनिटी जो है वो 90% हो सकती है बट 100% नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स nobody knows about future. So part C is talking about the intentions and the plans. So आपकी intention पर काफी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो base करती हैं. We often want to talk about our decisions and intentions and what we plan to do in the future. An instant decision. बात करते करते जो है वो आपका फौरन से कोई इरादा बन गया तो आप क्या कहेंगे? It's a lovely coat. It fits perfectly. Yes, I will buy it. उसके बाद आपकी intention कोई काम करने का इरादा हो, समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि कोई चीज आपने पहले से ही डिसाइड कर रखी हो। आई एम गोइंग टू डू सम शॉपिंग। अ लेस सर्टेन डिसीजन और इंटेंशन।
आई थिंक आई बाय दिस हैट, यहाँ पर आई थिंक आपके लिए सबसे बड़ा हिंट है कि बोलने वाला उसमें श्योर नहीं है। आई माइट गो टू अ शो, सो माइट भी अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है। A past intention. I was going to buy a guidebook but I forgot. तो past में आपकी कोई intention रही हो, उसके लिए was going to आप use करते हैं। An arrangement, कोई आपने इंतज़ाम किया हुआ हो, I'm flying to New York next week, ठीक है। तो आपने अरेंजमेंट पहले से कर लिया, ऑफ कोर्स आप उसी दिन जाकर तो आप फ्लाइट का टिकट नहीं लेंगे, प्लेन का टिकट नहीं लेंगे, आपने पहले से लेकर रखा हुआ होगा। सो आप यहाँ पर अपनी अरेंजमेंट बताएंगे कि अरेंज कर लिया है मैंने सब कुछ। इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स आई विल बी बाइंग सम प्रेजेंट्स टू। सो जैसे ये इसके एग्जाम्पल में था, क्लेयर जो है वो बता रही थी कि वो क्या क्या करेगी, कि उसका सफ़र शुरू हो गया है और सफ़र के दौरान वो क्या क्या एक्टिविटी करेगी। तो उसके लिए भी आप विल बी डूइंग जो है वो यूज़ करते हैं। एन ऑफिशियल अरेंजमेंट, द प्रेजिडेंट इज टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। सो इज टू आर टू, ये बेसिकली इज टू और आर टू यूज होते हैं कोई जब आपने ऑफिशियली या फिर आपने फॉर्मल टर्म्स में किसी ऑफिशियल अरेंजमेंट के बारे में बताना हो, तो फिर आप इज टू या आर टू का टर्म यूज करते हैं। द प्रेजिडेंट इज टू एड्रेस द नेशन टुनाइट, द टीम आर टू प्ले इन द मैच टुनाइट, ये मैंने खुद से भी बताया है। A timetable. I'm in New York for 2 days next week. So यहाँ पर सिंपल सा जो है I am यूज हुआ है, लेकिन 2 days next week जो है आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर इवेंट के बारे में बात हो रही है। So we are done with our tenses today. आपके कोर्स के अंदर टेंसेस के हवाले से जितने यूनिट्स दिए हुए थे वो आज हमारे सब के सब एंड हो गए हैं। रिवीजन के लिए अगर आपने पिछले लेक्चर्स सब के सब मौजूद हैं, सो इट इज़ बेटर दैट यू जस्ट लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, एंड होपफुली आप अपने जो सेमेस्टर 1 है उसकी तैयारी भी आपने साथ साथ रखी हुई है। इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप अपनी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन है उसको ज़रूर सामने रखें और उसी पर फोकस करें, और इधर उधर जो है वो सुनी सुनाई बातों पर किसी किस्म का कोई एतबार मत करें। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उसको कंसल्ट करें, दैट इज़ द एक्यूरेट एंड द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर्स। होपफुली आप इसकी जो कनेक्टेड एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर रहे होंगे, और उन एक्सरसाइजेस के आंसर्स जो हैं वो बुक के एंड पर मौजूद हैं। तसल्ली से बैठकर इन लेक्चर्स को सुन के एक्सरसाइजेस करें, और उसके बाद आप अपने आंसर्स जो हैं वो बुक की बैक से चेक करें कि आया आप कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ तक गलत हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। होप यू विल स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।